हेलो दोस्तों, मैं विकास सैनी। आज आपको पढ़ाऊँगा 12th क्लास का फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। चलो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक, विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है घर्षण बल। ऐसा बल, कौन सा बल? घर्षण बल आता है इसके अंदर, घर्षण बल। अब घर्षण बल किसे कहते हैं? ऐसा बल जो गति का विरोध करता है। समझ में आया? गति का विरोध करता है। ऐसा बल जो गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। जैसे सतह जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी घर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। चिकनी सतह पर घर्षण बल कम लगता है। जैसे अगर ढलान हो और चिकनी सतह हो, अगर हम वाटर को वहाँ से डालेंगे ऊपर से तो नीचे की तरफ तेज़ी से चला जाता है। समझ में आया? वहाँ पर क्या हुआ है? घर्षण बल कम लग रहा है। और जैसे कि खुरदरी सतह हो और उस पे वाटर डालते हैं तो वाटर धीरे धीरे नीचे की तरफ चलता है। तो इससे क्या क्या समझ में आया कि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम लगता है और खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक लगता है। आगे टॉपिक आता है इसके अंदर, नोटबुक और पेन साथ में रखना, नोट करते जाना है ना, नोट्स बना लेना। आगे आता है आवेशन। अगला टॉपिक है आवेशन। आवेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, ठीक, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होना आवेशन कहलाता है। आवेशन जैसे प्लस माइनस, तो क्या हो गए? आवेशन के दो प्रकार होते हैं। समझ में आया? आवेशन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है धनात्मक आवेश, फर्स्ट होगा प्लस धनात्मक आवेश और सेकंड होगा ऋणात्मक आवेश। समझ में आया? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो अब अगला टॉपिक इसके अंदर, चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? अगला चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक है विद्युत आवेश। नोट करते जाना, कहीं समझ में ना आए तो बता देना। ये चैप्टर हो गया। अगला टॉपिक हो गया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जो उन दोनों विद्युत रोधी वस्तुओं के मध्य एक गुण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब क्या हो गया? जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है ना, तो उसके अंदर एक आवेश उत्पन्न होता है। उन दोनों वस्तुओं के अंदर एक आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? अगर वस्तु जैसे कि एक ही वस्तु है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक और अन्य वस्तु ले ली, उन दोनों वस्तुओं को, वस्तु कैसी होनी चाहिए? विद्युत रोधी होनी चाहिए, और उनको आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य एक आवेश उत्पन्न होता है। उस आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक आता है विद्युत आवेश के अंदर कुछ इकाइयाँ भी होती है, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। फर्स्ट क्या होते हैं? मिली, एक होता है माइक्रो, एक होता है नैनो, एक होता है पिको। ठीक, इनका मान कितना होता है? इनका मान होता है कूलोम। इनका मान होता है 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलोम, और इसका मान होता है 9 कूलोम, और इसका मान होता है 1 गुणा 10 की पावर -12 कूलोम। ठीक, विद्युत आवेश होता है उसे C से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक कूलोम होता है। समझ में आया? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? ये पूछा जाता है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं और इसका मात्रक बताओ। तो विद्युत आवेश को समझ में आ गया? जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। वस्तुओं के इस लाक्षणिक गुण को, चलो नोट करो, क्या करना है? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है।
वस्तुओं के इस लाक्षणिक गुण को, समझ में आया, वस्तुओं के इस लाक्षणिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। और इसका मात्रा क्या हो गया, कूलोम, सी। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, क्यों, कूलोम। समझ में आ गया। और ये विमाएं होती है ना, इकाई, इसे याद कर लेना, ये पूछा जाता है। आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर ये सब आएंगे, इनका मान रखना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक आता है हमारा आवेश के गुणधर्म। चलो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आवेश के गुणधर्म। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है, आवेश एक अदिश राशि होती है। क्या हो गया, आवेश एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि। ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है, आवेश एक अदिश राशि हो गई। सेकंड आता है, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल को हम प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं और आकर्षण बल को माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, नोट करते जाना, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल को प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं और आकर्षण बल को माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर अब तीसरा टॉपिक आता है, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ में आया, जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब आवेश गतिमान अवस्था में होगा तो दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। जैसे लोहे का एक डंडा है, उसके अंदर विद्युत डालेंगे तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उसी को जब गतिमान कर दें, समझ में आया, गतिमान कर दें तो उसमें दोनों उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र तो हम आ रहा है उसके अंदर और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। समझ में आया, अगर कोई लोहे की छड़ है उसको अगर गतिमान कर दें, घसने लग जाए या गतिमान कर दें तो उसमें विद्युत क्षेत्र तो आएगा और उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। इसके अंदर आवेश के गुणधर्म के अंदर चौथा टॉपिक आता है हमारा, आवेश एक संरक्षित व क्वांटीकृत संख्या होती है। आवेश क्या होता है, एक संरक्षित व क्वांटीकृत संख्या होती है। समझ में आया, आवेश क्या होता है, संरक्षित व क्वांटीकृत संख्या होती है। इसके अंदर अगला टॉपिक आता है हमारा, चलो इसके अंदर हो गए, इसके तो 4 गुणधर्म हैं, तो ये याद कर लेना और लिख लेना ना, नोट्स बना लेना। अब बात आती है आवेश संरक्षण का नियम। हमने बता तो दिया कि आवेश संरक्षित व क्वांटीकृत होता है, तो आवेश संरक्षण होता क्या है, आवेश संरक्षित का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आया, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में बता देना। जो भी बात, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए या कहीं पर कुछ गलतियां लगे तो आप कमेंट करके बता देना, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको फिर से बताएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, हाँ, तो अपना हो गया आवेश संरक्षण का नियम। अब आता है आवेश का क्वांटीकरण। समझ में आया, हमने बता तो दिया कि आवेश संरक्षित व क्वांटीकृत होता है, तो अब आता है अगला टॉपिक हमारा, आवेश का क्वांटीकरण। ये पूछा जाता है ना, इसे नोट करना, अच्छे से समझना। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, या आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, हमने इसे बता तो दिया, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। किसी वस्तु का आवेश
आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। समझ में आया? किसी वस्तु का, देखो जैसे हम थ्योरी बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे उसे मैथमेटिक में लाते हैं। ठीक है, आवेश रक्षण, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? किसी वस्तु का आवेश, ये लो क्यों से प्रदर्शित करते हैं आवेश को, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या कहा हमने? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब मान लेकर चलते हैं। अब मान रखो, एन का मान कितना रख दो, 1 2 3 4, कितना भी रख दो। ठीक, चलो ई का मान निकाल ले यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एक मान रख दो, तो यहाँ पर ई एन बराबर क्या हो गया, एक। इसके अंदर हम इसका ई का मान निकाल लें यहाँ से ई का मान आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। याद रखना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये आगे जो क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर इसका मान रखा जाएगा। ठीक, चलो इसका क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। आवेश का क्वांटीकरण का ये क्यों वाला है ना, इसका क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? किसी वस्तु का आवेश 1 कूलम है। चलो करते हैं ना। कोई भी वस्तु है, उसका आवेश कितना है? अपन को ऐसे बोल दे कि किसी वस्तु का आवेश क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम। ठीक, और अब क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन, और हमें बोल दे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। क्या कह दे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र लगाते हैं। अब क्या आवेश क्वांटीकरण वाला, क्यू बराबर एन ई। हमारे पास ई का, क्यू का मान है और ई का मान हमें पता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, और ई क्यू का मान है हमारे पास 1 कूलम। तो अब यहाँ से एन का मान निकाल लें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लें। तो इसके अंदर रख देते हैं, इधर आ जाएगा एक, मतलब ऐसे सीधा क्यू बटे में ई हो जाएगा। तो इसके अंदर मान रख देते 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से एन का मान आ जाएगा, एन का मान हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, आप निकाल लेना, शायद इतना, लगभग इतना आएगा। एन का मान कितना हो जाएगा? 6.25 गुणा 10 की पावर प्लस में 18। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर और टीवी होते हैं ना, हम जो देखते हैं, उनकी स्क्रीन पर धूल के कण क्यों जमा हो जाते हैं? समझ में आया कि कंप्यूटर व टीवी की स्क्रीन पर धूल के कण क्यों जमा हो जाते हैं? तो क्यों जमा हो जाते हैं, बता सकता है कोई? मैं बताता हूँ क्यों जमा हो जाते हैं। क्योंकि टीवी व कंप्यूटर की स्क्रीन पर धूल के कण इसलिए जमा हो जाते हैं क्योंकि धूल के कण धनात्मक होने के कारण, समझ में है, धूल के कण क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और धनात्मक हमेशा किसको अपनी ओर आकर्षित करता है? ऋणात्मक चिन्ह को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो समझ में आया, धूल के कण धनात्मक होने के कारण टीवी की स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर हमेशा क्या होता है? माइनस चिन्ह होता है। समझ में आ गया? तो ये क्या होंगे? इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसे समझ में आ गया? तो क्या हो गया? टीवी व कंप्यूटर या जो होता है उसकी स्क्रीन पर धूल के कण इसलिए जमा हो जाते हैं क्योंकि धूल के कण धनात्मक होने के कारण कंप्यूटर व टीवी की स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए धूल के कण जमा हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया ना? नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, है ना। टॉपिक को फिर से
करवा देंगे आपको। हमारा काम है आपको समझाना और आपके लिए मार्क्स लाना। समझ में आया? और जो लोग बोलते हैं ना कि 12th क्लास के अंदर रटन विद्या नहीं चलती, मैं बोलता हूँ आपको, जो बंदा रट लिया वो बंदा पास हो गया, और जिसको नंबर बनाने हैं उसको रटना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? कौन सी है मैथ थोड़ी ना कि हम सोल्व कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, ये फिजिक्स है, इसके अंदर रटना ही पड़ेगा। चलो अब इस चैप्टर के अंदर एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूर्ण इम्पोर्टेंट है, और ये आता ही है। समझ में आया? आता ही है, इसे आपको कन्फर्म याद करना पड़ेगा। ये है कुलोम का नियम। टॉपिक का क्या नाम है? कुलोम का नियम। चलो हम क्या पढ़ेंगे अब? कुलोम का नियम। चलो कुलोम का नियम। इस नियम के अनुसार, कुलोम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो आवेश, क्या कहा? जैसे जैसे हम थ्योरी बोलते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैथ में भी करते जाएंगे इसको, तब जाकर समझ में आ जाएगा पूर्ण। इस नियम, थ्योरी बाद में लिखवा देता हूं आपको। इस नियम के अनुसार दो आवेश ले लें, Q1 Q2। समझ में आ गया? इस नियम के अनुसार दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक, तो क्या हो गया? दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इन दो, तो क्या कहता है? इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल। समझ में आया? क्या हो गया? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है? r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? ये क्या हो गया? कुलोम का नियम कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये क्या है? कुलोम का नियम। तो समझ में आ गया? लिख लेना है ना, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख लेना। तो अब हम इसको आगे करते हैं, कुलोम के नियम का सदिश निरूपण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसको आगे और करते हैं। देखो क्या बोला? बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक के नियतांक आता है। ठीक, अब के नियतांक, के का ये जो नियतांक होता है इसको के 1/4 एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर के का मान और निकाल लो, यहाँ से 4 पाई का मान रख दो, और इसका मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर रख देंगे इसके अंदर, तो इसका मान आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, और इसका विपरीत हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। ये क्या हो गया? के का मान हो गया। ठीक, अब अपन करते हैं कूलम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है ना। कूलम के नियम का, कूलम का सीधा लिख देता हूँ ना, कूलम का सदिश निरूपण। कूलम एक सदिश राशि होती है, याद रखना।
क्योंकि इसकी विमा भी होती है, मात्रक भी होता है। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो अपन कूलॉम का नियम क्या लिखा है, F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ से समानुपाती चिन्ह को उठाया, के नियतांक आ गया Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक, अब इसका एकांक सदिश निरूपण करते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, एकांक सदिश निरूपण। इसका क्या हो जाएगा, एकांक सदिश, तो एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर और R कैप। ठीक, तो यहाँ पर कैप, R कैप को हटाने के लिए क्या करेंगे, R वेक्टर बट्टे में वेक्टर का मापांक, और इसको मापांक, ये इससे वेक्टर से मापांक घट जाएगा और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये मान हम कहाँ रखेंगे, R कैप, तो इसके अंदर रखते हैं। चलो रखो, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बट्टे में R क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया, इसकी जमा रख देंगे और नीचे R क्यूब हो जाएगा और यार। ठीक, तो इसके अंदर चलो ये हो गया, क्या हो गया, एकांक सदिश निरूपण। चलो कूलॉम का नियम समझ में आया, इसको फिर से देख लेना ना, समझ में आ जाएगा। ठीक।